अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड जुडिशियल एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक जुडिशियल एग्जाम। अब सबसे पहले अगर हम पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हम जो है जुडिशियल एग्जाम को कैसे क्रैक करें। हर साल पंजाब हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पंजाब में एग्जाम कंडक्ट कराती है जुडिशियल। अगर हम न्यू पैटर्न की बात करें जो हमारा 2017 के बाद आया है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2017 में पेपर हुआ, 2019 में पेपर हुआ, 2020 में पेपर हुआ, 2021 में कोविड की वजह से नहीं हुआ था, फिर 2022 में हुआ, फिर 2023 में हुआ। अभी जो 2023 है इसमें लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के मुताबिक, क्योंकि उनका एक नोटिफिकेशन आया था 2 साल पहले और उन्होंने कहा था कि हम हर साल नवंबर में एग्जाम लेंगे। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस एग्जाम जो है इस दफा लेट हो गए और अब जुलाई में हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो अब हमारे अपकमिंग एग्जाम है वो हमारे टाइम पे होंगे, नवंबर में होंगे। तो अगर हम यहाँ से जुलाई से और नवंबर तक का टाइम देखें तो हमारे पास सिर्फ 4-5 महीने बनते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो ये एग्जाम पास करें, वो कैसे पास कर सकते हैं, या जो एस्पिरेंट्स वो हैं जो चाहते हैं कि वो आने वाले एग्जाम दें, जिनका अभी जो है क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई, जिनकी 2 साल प्रैक्टिस अभी पूरी नहीं हुई, जिन्होंने अभी अभी लॉ किया है, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा मुफीद है। सबसे पहले जो अभी जिन्होंने अभी लॉ किया है और जिनका मेन एम क्या है कि उन्होंने जुडिशरी में जाना है, एज अ सिविल जज प्रैक्टिस, वो एज अ सिविल जज वर्क करना है और जुडिशरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि वो एक्टिव प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया एक्टिव प्रैक्टिस, नॉट ओनली प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोर्ट में जाएं और जाके एक एक चीज को देखें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपने हाथों से चीजें करें, अपने हाथों से केस फाइल करें, अपने हाथों से उसको चलाएं। ठीक है, कोर्ट में जाएं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखें। अगर आपने एक्टिव प्रैक्टिस 6 मंथ भी कर ली, मोर देन इनफ है आपके लिए कि आप जुडिशियल एग्जाम को क्रैक कर लें। एक्टिव प्रैक्टिस के बगैर आप जुडिशियल एग्जाम को पंजाब की हद तक क्रैक नहीं कर सकते। जुडिशियल एग्जाम को पास करने के लिए एक्टिव प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि अगर हम जुडिशियल एग्जाम पंजाब की अगर हम सिर्फ बात करें तो हम देखते हैं, हमें नजर आता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। रट्टे से आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आप अकेडमीज जाके इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आप जब तक के इस जगह पे कचहरी में अपने पाँव खुद नहीं रखेंगे, आप जुडिशियल एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आपने अगर जुडिशियल एग्जाम को क्रैक करना है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? 6 महीने के लिए जूते कस लें और जाएं, प्रैक्टिस करें और एक्टिव प्रैक्टिस करें। जाएं, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को देखें। आपने कौन कौन सी कोर्ट्स को प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है, वो हमारे पास होनी चाहिए। सिविल जज की कोर्ट, हमारे पास मजिस्ट्रेट की कोर्ट, जिसको हमने इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हमने कौन सा पेपर देना है? सिविल जज कम मैजिस्ट्रेट का। तो हमारे पास हमें सिविल जज का पता होना चाहिए क्या क्या काम करता है, मैजिस्ट्रेट का पता होना चाहिए कि क्या क्या काम करता है। उसके बाद हमें गार्डियन एंड वार्ड का पता होना चाहिए कि गार्डियनशिप पिटीशन कहाँ लगती है, गार्डियन कोर्ट्स कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हमें फैमिली जज का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं। ठीक है, जनरली हम देखें तो लोग ही कहते हैं जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं नए एलएलबी करने के बाद, जी हमें तो लॉयर्स कहते हैं कि बुक्स में जो आपने पढ़ा वो और है और जो प्रैक्टिस है वो और है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस वही है जो सीपीसी सीआरपीसी लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर ने बता दिए। ठीक है, हमने क्या नहीं पढ़ा होता? हमने लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर नहीं पढ़े, तो इसके अलावा हमने सब कुछ पढ़ा होता है। कोई डिफरेंस नहीं है। आप जाएं, प्रैक्टिकली चीजों को करें और प्रैक्टिकली चीजों को करने से पहले बुक को लेके चले। ठीक है, आपने कोई काम किया, आपने कहा अच्छा नोटिस के नोटिस हमारे सीपीसी का कौन सा ऑर्डर है, जल्दी से गए ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जसपांदगी का ऑर्डर आ गया, देखें कौन सा है ऑर्डर। इसी तरह आप सीआरपीसी में जाएं, जज साहब ने कह दिया प्रोक्लेम्ड हो गया ऑफेंडर, जल्दी से जाएं वहां के बुक में देखें प्रोक्लेमेशन कौन से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब होता है। ठीक है, जब वो नहीं आता प्रोक्लेम्ड होता, अच्छा 87 की 88 की कार्रवाई हम इसके अगेंस्ट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? सब कुछ सीआरपीसी में। सबसे पहले आपने एफआईआर उठाई,
ठीक है, एलएलबी किया है ना, आप जाते हैं, आपने देखा ओह! एफआईआर है, अच्छा-अच्छा इसमें ये जुर्म लगे हैं, इसने क्या-क्या किया, पूरा उसका जो डिटेल्स है वो पढ़ी है, आपने देखा होगा, ऊपर वाले को आपने एक-एक चीज़ पढ़नी है, किस डेट को एफआईआर हुई, किसको जो है कितने टाइम बाद एफआईआर हुई, वो हुआ किस टाइम का था और किसने एफआईआर की, मतलब सब कुछ। कंप्लेनेंट कौन है एफआईआर में, ठीक है, उसने क्या स्टोरी आके बताई, हर चीज़। जाएँ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उधर देखें चालान आते हैं, अच्छा चालान में कहते हैं कॉलम 2 में मुल्ज़िम का नाम है, कॉलम 2 का क्या मतलब है? उसको देखें, हर चीज़। एक्टिव प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी टू क्रैक जुडिशियल एग्ज़ाम। अगर आप सिंसियर हैं अपने साथ कि आपने इस एग्ज़ाम को पास करना है, आपने जज बनना है, आपने सिविल जज बनना है या मुझे मजिस्ट्रेट बनना है। कंसिस्टेंसी 6 मंथ की अगर आप एक्टिव प्रैक्टिस करेंगे मोर देन इनफ है। ठीक है? क्योंकि आपको पता चल जाएगा। मैंने जो कोर्स आपको बताया ये इनका आपने प्रोसीजर फिंगर टिप्स में कर लिया ना, साथ-साथ आपने अपना फैमिली कोर्ट एक्ट देख लिया, साथ-साथ आपने गार्डियन वार्ड एक्ट देख लिया, साथ-साथ आपने सीपीसी देख ली, पीपीसी देख ली, सीआरपीसी देख ली, पेजे में जो सारा कुछ देख लिया वहाँ से ना एक होती है ना इंस्टिंक्ट लर्निंग, आप इंस्टिंक्ट लर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है? याद नहीं कर रहे होंगे, आप चीज़ें देख रहे होंगे, आपने याद नहीं की, अगली दफ़ा की, आप फिर उसको देखेंगे। इंस्टिंक्ट लर्निंग हो रही है, ठीक है? याद नहीं की, इंस्टिंक्ट लर्निंग आपको कभी भी भूलती नहीं है। जब एग्ज़ाम में चीज़ आएगी आप इज़िली राइट कर सकें। जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू में बेसिकली सारा का सारा प्रैक्टिस होता है। इंटरव्यू में अगर आपने प्रैक्टिस की हुई, आप वो इंटरव्यू पास कर सकें, क्यों? क्योंकि एक चीज़ होती है आपने याद की होती है, तो आपको उसको मेमोरी रिकॉल करते हुए ना सम सेकंड से 1 मिनट्स लगते हैं। लेकिन अगर आपने वो चीज़ अपने हाथों से गुज़ारी है ना, प्रैक्टिकली वो की है, वो ये पूछेगा आप फ़ौरन-फ़ौरन इसको रिस्पॉन्स कर सकेंगे, ठीक है? उसके बाद आपने देनी है इक्वल इम्पोर्टेंस हर सब्जेक्ट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आपका उर्दू फेल, आपका पूरा एग्ज़ाम फेल, आपका इंग्लिश फेल, आपका पूरा एग्ज़ाम फेल, आपका जीके फेल, आपका पूरा एग्ज़ाम फेल, आपका सिविल लॉ फेल, पूरा एग्ज़ाम फेल। इट मीन्स कि एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। हर सब्जेक्ट के एक ही जितने मार्क्स हैं, हर सब्जेक्ट के एक ही जितनी वेटेज है। सिर्फ ये है कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, उसमें 40 ले लें, कोई चीज़ आपको आसान लग रही है, उसमें 60 ले लें। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट। पेपर में जब एग्ज़ामिनर पेपर चेक करता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट देखता है। वो ये देखता है अगर आपने 5 क्वेश्चन्स गिवन टाइम में कर लिए तो वो कहते हैं हाँ, ये बच्चा टाइम मैनेज कर सकता है। इसमें कुछ ना कुछ है। एक बच्चा ऐसा है जिसने 4 क्वेश्चंस मोर देन परफेक्ट कर लिए। लेकिन उसने देखा एग्ज़ामिनर ने यार इसने 4 क्वेश्चंस दिए यानी कि वो अब क्या है इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ लीस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टाइम नहीं मैनेज कर सकता, ये यहीं से फेल। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर पेपर को पास करना है तो आपको प्रेसिडेंट्स पता होने चाहिए। अब हमारे माइंड में ये आता है प्रेसिडेंट्स में हमारे पास हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, अब जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एपेक्स कोर्ट की जजमेंट लिखें। एपेक्स कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है? एपेक्स का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट कौन-सी है पाकिस्तान में? सुप्रीम कोर्ट। तो जहाँ एपेक्स कोर्ट स्पेसिफिकली मेंशन है, जहाँ पे ठीक है? वहाँ पे आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कॉपी करनी है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को लिखना है। जहाँ पे एपेक्स कोर्ट नहीं मेंशन जहाँ पे आपको कहा गया हायर कोर्ट की जजमेंट्स लिखें, तो वहाँ पे आपने हाई कोर्ट की लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है, ठीक है? क्योंकि जब एग्ज़ामिनर पेपर चेक करता है, वहाँ पे लिखा हुआ है एपेक्स कोर्ट, आपने लिख दिया हाँ जी, हाई कोर्ट की जजमेंट नीचे उठा के, उसने कहा इसको तो पता ही नहीं है एपेक्स का मतलब, आप फेल। छोटी चीज़ों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, आप फेल भी होते हैं, आप पास भी होते हैं। अच्छा, अगर हम जुडिशियल एग्ज़ाम की डिवीज़न की बात करें कि जुडिशियल एग्ज़ाम को डिवाइड कैसे किया हुआ है, तो हम देखते हैं कि एक पोर्शन है लॉज़ का, एक पोर्शन है नॉन लॉज़ का, यानी कि जनरल सब्जेक्ट्स का। लॉज़ में हमारे पास 16 टोटल लॉज़ हैं, जनरल सब्जेक्ट्स में हमारे पास उर्दू है, जीके है, इंग्लिश है। अगर हम लॉज़ की बात करें, लॉज़ में हमने कहा 4 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 16 एक्ट्स हैं। जिसमें सिविल लॉ 1 में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? अब ये हमारे पास पेपर है। सिविल लॉ 1 का पेपर में कौन-सा आता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, फैमिली लॉज़, रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट।
अगर हम इन सब चारों पांचों को देखें तो अगर हम इसको इवैल्यूएट करें, अच्छा हमने सिविल लॉ पेपर 1 की तैयारी करनी है, तो हम ये देखेंगे कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट बहुत छोटा-सा है, लिमिटेशन एक्ट बहुत छोटा-सा है, पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट बहुत छोटा-सा। पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस के 30 सेक्शन है, लिमिटेशन के 30 सेक्शन हैं, गार्डियन एंड वार्ड के 50-60 सेक्शन है। तो क्या है ये छोटे-छोटे एक्ट्स हैं। अगर हम कंपैरिज़न करें इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 232 सेक्शन है। अगर हम देखें फैमिली लॉज़ में, तो फैमिली लॉज़ में 4 एक्ट्स आ जाते हैं। कौन-कौन से हैं? एमएफएल लॉ आ गया, फैमिली कोर्ट एक्ट आ गया, हमारे पास चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट। तो अगर इस पेपर में 3 जो माइनर लॉज़ हैं, 2 जो है एज़ कम्पेयर टू माइनर मेजर लॉज़ हैं, सबसे ईज़ीएस्ट पेपर जो हमारे पास जुडिशरी का है ना, वो सिविल लॉ 1 का पेपर है। क्योंकि इसमें इतना कोई बड़ा एक्ट है ही नहीं, इसमें कोई मेजर एक्ट नहीं है, छोटे-छोटे एक्ट्स हैं। अगर तो किसी ने मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है? उसको ये लग रहा है कि यार मेरे इंग्लिश में जो है 40 से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते, तो दिस इज़ द पेपर जिसमें वो 60-65 ले सकता है। क्यों? क्योंकि ईज़ी पेपर है। आपने अगर हम पास्ट पेपर को देखें, उसको इवैल्यूएट करें, तो उसमें हमें पता चलता है, पास्ट पेपर्स को अगर देखें, 2023 की बात नहीं कर रही, इससे पहले की बात कर रही हूँ, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आता था, तो हमने अटेम्प्ट करना होता था, गार्डियन वार्ड का एक होता था, लिमिटेशन का एक होता था, फैमिली लॉज़ का। अब 2023 में उसने क्या किया, 10 सवाल दे दिए, इन्हीं पाँचों एक्ट से। उसने कहा कोई भी 5 अटेम्प्ट करें, जिसमें से उसने कॉन्ट्रैक्ट के 3 सवाल दे दिए। अब कहने का मतलब क्या है कि अब पेपर कैसा आएगा, 10 में से 5 सवाल करने या हर पार्ट बना के देने, इट्स अप टू द एग्जामिनर। उसकी मेथोडोलॉजी है, वो क्या कहना चाहता है। इस दफ़ा जो सिविल लॉ का 1 का और सिविल लॉ 2 का पेपर आया, उसने कहा 10 में से 5 कर ले। इसी दफ़ा का अगर हम क्रिमिनल लॉ का पेपर देखें, तो उसने क्या किया, उसने कहा पार्ट्स बना दिए और उसने पार्ट्स में से क्या कर दिया, या ये करें या ये करें, ठीक है? अब एग्जामिनर को हम नहीं कह सकते कि ये आपने तो कहा था 5 पार्ट्स आएँगे, उनमें से 1-1 करना होगा, ठीक है? इसलिए हर एक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है। रेंटेड प्रीमिसेस का 1 सवाल करना है, बहुत ईज़ी है, 30 सेक्शन है, 1 सवाल हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। फैमिली लॉज़ में से 1 सवाल प्रिपेयर करना है, 1 सवाल लिमिटेशन से, 1 सवाल गार्डियन एंड वार्ड से, 1 सवाल कॉन्ट्रैक्ट से। अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर कर लें इस पेपर के लिए, ताकि जो है ये ईज़ीएस्ट पेपर है, इसमें थोड़े-से नंबर आ जाएँ, ठीक है? लेकिन आपने जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने हमेशा एक बात याद रखनी है। वो बात क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मार्क्स जो हैं वो खींच के मिलते हैं। बहुत अप टू द मार्क पेपर हुआ तो आपको मार्क्स क्वेश्चन हुआ तो आपको मार्क्स मिलेंगे 14, 15, 16। 16 बहुत, बहुत, बहुत अप टू मार्क, मतलब बहुत बेस्ट हुआ कि एग्ज़ामिनर को लगा वाह! इसने तो आउट क्लास पेपर किया। तब 15 या 16 मिलते हैं, वरना 14 नंबर ही वो देता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर पेपर में आपने 3 सवाल किए, 4 सवाल किए, पेपर पास नहीं होना। पेपर तब पास होगा जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? तो हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। सिविल लॉ 2 में आते हैं, सिविल लॉ 2 में सीपीसी है, कोर्ट फी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट और रूल है। अगर हम इस पेपर को भी देखें तो इसमें 3 छोटे एक्ट हैं, 2 कंपैरेटिवली बड़े एक्ट हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट थोड़ा बड़ा है, कोर्ट फी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और रूल्स जो हैं लैंड रेवेन्यू के, वो छोटे-छोटे हैं। तो सबसे पहले इन छोटे-छोटे एक्ट्स को कर लें, बाद में बड़े एक्ट को कर लें। अगर हम जनरली देखें तो सीपीसी में से भी एक ही सवाल आता था, जितना सवाल हमारे पास लैंड रेवेन्यू एक्ट से आ रहा है या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से या कोर्ट फी एक्ट से आ रहा है, ठीक है? लेकिन अभी के पेपर में उसने क्या किया, 10 में से 5 सवाल इस दफ़ा के लिए बच्चों के लिए ईज़ी था कि वो 10 में से 5 सवाल कर ले। अगर किसी ने सीपीसी को छोड़ दिया था, तो उसके लिए भी ईज़ी था पास होना। अब उसने क्या किया, क्रिमिनल लॉ के पेपर में, अब बच्चों ने 2 पेपर दिए, उसमें था 10 में से 5 सवाल करने थे, तीसरे पेपर में वो यही अटेम्प्ट करके गए, 1 एक्ट छोड़ देते, 2 एक्ट छोड़ देते, इस बाकी कर लेते। हुआ क्या? पेपर में एग्ज़ामिनर ने कहा पीपीसी में से 1 सवाल दे दिया, सीआरपीसी में से 3 सवाल दे दिए, जेजेएसएम में से दिया ही नहीं और पुलिस ऑर्डर और रूल में से 1 दे दिया। अब इसने क्या कर दिया, और के साथ क्वेश्चन्स दे दिए, जिसने सीआरपीसी को चॉइस पे छोड़ा था, उसने कहा मैं पीपीसी कर लूँगा, जेजेएसए रूल वाला कर लूँगा, अच्छा मेरे 5 सवाल कंप्लीट हो जाएँगे। बच्चा तो फेल। इसलिए कभी भी एक पेपर हमेशा दूसरे पेपर से अलग होता है, ठीक है? क्योंकि एक पेपर का एग्ज़ामिनर दूसरे पेपर के एग्ज़ामिनर से अलग है।
क्या पता जिसने सिविल लॉ 1 का पेपर बनाया उसी ने सिविल लॉ 2 का पेपर बनाया, उसने सेम पैटर्न पे बना दिया, लेकिन क्रिमिनल लॉ का जो पेपर था उसने तो डिफरेंट कर दिया। तो आपने हर पेपर को इम्पोर्टेंस देनी है। जितनी इम्पोर्टेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस गार्डियन वार्ड की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस लिमिटेशन की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस सीपीसी की है, क्योंकि सब में से एक-एक सवाल आता है। अगर तो 5-10 में से 5 सवाल करने हैं तो अपने बेस्ट सवाल करिए। बेस्ट सवाल, अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू चूज़ द क्वेश्चन, कैसे? अच्छा, एक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है लिखने के लिए, एक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक लाइन का आंसर होता है। क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें जिसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है लिखने के लिए, ताकि क्योंकि एग्ज़ामिनर नोट्स होते हैं ना, एग्ज़ामिनर ने ना नंबर लिखे होते हैं। कैसे नंबर लिखे होते हैं? एग्ज़ामिनर कहता है, इसने ये सेक्शन मेंशन किया, इसको 1 नंबर दूँगा, इसने ये सेक्शन मेंशन किया, इसको 1 नंबर दूँगा, इसने ये सेक्शन मेंशन किया। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 20 सेक्शंस आ रहे हैं। एग्ज़ामिनर ने तो इस तरह नोट बनाया हुआ है या 0.5 करके उसने नंबर दिए हुए हैं, तो वो तो आपके नंबर बनते जाएँगे, ठीक है? टिक, टिक, टिक नंबर मिलते गए। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लिखना ही एक सेक्शन था जिसकी 2 लाइनें थी, वो तो एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी उन 2 लाइनों पे पूरे नंबर दे दे, या उन 2 लाइनों में क्या इसने तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, इसमें तो डिटेल्स में ये बातें आती थी, इसने तो केस लॉज़ नहीं लिखे, इसके नंबर काटो, मेबी वो फ़ेल कर दे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, और वो पेपर एग्ज़ामिनर को ट्रैक करता है जिसमें उसने बच्चे ने प्रीपोज़िशंस और सही प्रीपोज़िशंस लिखे हैं। प्रीपोज़िशंस और सही प्रीपोज़िशंस का क्या मतलब है? प्रीपोज़िशंस को आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे एज़ अ जज आप करेंगे, ठीक है? आपके पास केस आया, आपने क्या किया? दोनों साइड का वर्ज़न लिखा। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लेंटिफ है, उसका लॉयर भी अपने आर्गुमेंट्स पेश कर रहा है, डिफेंडेंट है, उसका लॉयर भी। जब ऑर्डर शीट आती है तो उसमें क्या करता है जज? दोनों का वर्जन लिखता है, फिर अपनी फाइंडिंग्स लिखता है। पेपर में हमने बिल्कुल यही करना है। प्रेपोज़िशन दी पेपर में, उसने अपने एक का वर्जन भी लिखना है, उसने अपने दूसरे का वर्जन भी लिखना है, और ये वर्जन्स कैसे लिखेंगे? जब बेयर एक्ट में आपकी स्ट्रिप जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग होगी। बेयर एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, बेयर एक्ट को कभी नहीं छोड़ना। प्रेसिडेंट्स करने से पेपर नहीं पास होता बेयर एक्ट में जब तक आपकी कमांड स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनी हाउ जनरल लॉ पे चलते हैं। जनरल लॉ में हमारे पास क्यूएसओ है, हाई कोर्ट ऑर्डर एंड रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है। अगर हम इन सबको देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा क्यूएसओ है, ये एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट ऑर्डर एंड रूल छोटा है, क्योंकि हाई कोर्ट ऑर्डर एंड रूल को अगर हम देखें तो उसके 4 वॉल्यूम्स हैं, और वो 4 वॉल्यूम्स जो हैं बाकी सारे एक्ट्स एक तरफ और वो वॉल्यूम्स एक तरफ। इसको भी मैं बताती हूँ कैसे प्रिपेयर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है। अब इस पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और सॉरी पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस और क्यूएसओ जो है हमारे पास कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस, ये जो हमारे पास है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्यूएसओ और पीसीसीओ, क्यूएसओ के 164 सेक्शंस हैं, सॉरी आर्टिकल्स हैं, और पीसीसीओ जो है उसके भी 30 हैं। तो ये इनके लिए इनमें हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए क्यूएसओ से, अगर हम जनरल पेपर देखें, अभी तक जनरल लॉ का पेपर नहीं हुआ, लेकिन अगर हम 2022 का पेपर देखें तो क्यूएसओ से 2 क्वेश्चन्स आए। हाई कोर्ट ऑर्डर एंड रूल का 1 क्वेश्चन था, सीओपी का 1 था, और पीसीसीओ का 1 था। तो अगर हम इन सबको देखें तो हमें ये पता चलता है, अब एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है। जिस तरह आप 2023 के पेपर्स आ रहे हैं, उसमें तो ये आ रहा है कि एक में 10 में से 5 सवाल करने थे, एक में पार्ट्स में। अब यहाँ पे वो क्या करता है, क्या 10 में से 5 सवाल दे देता है या पार्ट्स बना के देता है, ये अप टू। अब एक चीज़ आपने पेपर में देखी है, जो 2023 के पेपर आ रहे हैं, उसमें बेयर एक्ट ने फ़ायदा नहीं दिया, उसमें नोट्स ने फ़ायदा नहीं दिया, उसमें प्रेसिडेंट्स ने फ़ायदा दिया है, जिसने लेटेस्ट जजमेंट, अब इस दफ़ा पेपर में उसने क्या देखा एग्ज़ामिनर ने, कि कौन-सा बच्चा ऐसा है जो लेटेस्ट जजमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, कौन-सा बच्चा ऐसा है जो जजमेंट्स को पढ़ता है, कौन-सा बच्चा ऐसा है जो प्रैक्टिस करता है, यहाँ से उससे पता चला। पंजाब का जो भी एग्ज़ाम है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस की, आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो। आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप जितना मर्ज़ी रट्टा लगा लो बुक्स का, जितना मर्ज़ी कर लो, आप ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम जनरल लॉज़ की बात करें तो जनरल लॉज़ में हमारे पास इंग्लिश है, उर्दू है और जीके है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ जनरल लॉज़ को कैसे क्रैक करें। इंग्लिश इंग्लिश में सबसे पहले रैन एंड मार्टिन की बुक ली,
रेन एंड मार्टिन जो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बेस्ट बुक है, उसको क्रैक करें, उसको करें, एक-एक चीज़ उसमें से करें। उसमें आपके पास कंपोज़िशन की भी उसी बुक में से ना अगर हम पास्ट पेपर को एनालिसिस करें ना तो उसमें हमें पता चलता है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, वो सारा का सारा रेन एंड मार्टिन से आता है। तो रेन एंड मार्टिन की बुक लें, उसको सॉल्व करें। अगर आपके पास कोई भी नहीं है इंग्लिश पढ़ाने वाला, यूट्यूब में रेन एंड मार्टिन के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत से लोग होंगे, आप वहाँ जाएँ, मेहनत करें और वहाँ से उसको जब भी आप अपनी मेहनत खुद करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एक टीचर है, उसने पक्की-पकाई खीर आपके आगे रख दी ना, आपको नहीं सीखना। इंग्लिश में आपने क्या करना है, रेन एंड मार्टिन को देखना है, डॉन न्यूज़पेपर देखें, एडिटोरियल्स हैं, 1 एडिटोरियल पढ़ लें, 2 एडिटोरियल पढ़ लें, वो एडिटोरियल्स आपको एसे राइटिंग में भी हेल्प देंगे। अच्छा, फिर ऐसे लिखने के लिए आप सीएसएस टाइप का ऐसे नहीं लिखना क्योंकि हमारा 20 नंबर का ऐसे होता है, आउटलाइन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट ज़रूरी है। अब हम लॉयर्स हैं ना, हमें आर्गुमेंट आना चाहिए। हमारे एसे में हमारा आर्गुमेंट कैसा है, ये अट्रैक्ट करेगा एग्ज़ामिनर को। इंग्लिश के पेपर को क्रैक करने के लिए एसे और एसे में थीसिस स्टेटमेंट के साथ हमारा आर्गुमेंट्स, हमने जब भी कुछ लिखना है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स लिखने हैं, ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि यार मैं लॉयर हूँ और मैंने जो है ना दोनों साइडों से लिखा है और उसने क्या किया उसको ये पता हो। अच्छा, उसको ये पता हो कि ये बच्चा जो है ना ये एनालिटिकल थिंकिंग कर सकता है, इसमें रीज़निंग है। इसी तरह उर्दू है, उर्दू का पेपर भी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन आती है। एक ट्रांसलेशन की ना इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। उर्दू के पेपर में तलख़ीस आती है, उर्दू के पेपर में एसे आता है और उसकी वेटेज ज़्यादा होती है। एसे लिखने के लिए नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के लिए अखबार में एडिटोरियल्स पढ़ना ज़रूरी है। क्रॉस रेफरेंसिंग होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट जो कुछ होते हैं ना, अच्छा ये सर्वे हुआ, सर्वे ने क्या कहा, ठीक है? वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम जीके में। जीके क्या है? जीके हमारे पास जीके का पेपर ना 50% ऑब्जेक्टिव आता है, 50% सब्जेक्टिव आता है। अगर हम लास्ट पेपर देखें तो वो हमारे पास ये आया, अभी 2023 का पेपर नहीं हुआ, जो हमें बताया कि पेपर कैसा आएगा, 2 दिन में हो जाएगा। जीके का जो पेपर है ना, इसमें हमारे पास पाकिस्तान हिस्ट्री और पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। मूवमेंट्स आ जाती हैं पेपर में क्या, एक पोर्शन हमारे पास इसमें इस्लामियात का आता है, ठीक है? तो जब हम अपनी करंट अफेयर्स पे ग्रिप अच्छी रखेंगे ना, हम देखेंगे इंग्लिश एसे के लिए भी, तो यहाँ पे हमें जीके में भी हेल्प देंगे। इंग्लिश, उर्दू और जीके को इग्नोर नहीं करना लॉस के पीछे, इनको साथ ले लेकर चलना है, ठीक है? इनको साथ लेके चलेंगे, जैसा मैंने पहले कहा कि हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है, अगर आपने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस ना दी, इंग्लिश फेल, आपका पूरा पेपर फेल, उर्दू फेल, आपका पूरा पेपर फेल, जीके फेल, पेपर फेल, ठीक है? तो हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट को आपने इम्पोर्टेंस देनी है। अब फोकस किन चीज़ों पे करना है? बेयर एक्ट आपका प्राइम फोकस में होना चाहिए, क्यों? बेयर एक्ट से सब चीज़ों की बुनियाद ही बेयर एक्ट है। मेन चीज़ आपको आएगी, जब आपको रूट आएगी तो आप आगे ऊपर चढ़ेंगे ना, ठीक है? रूट आपको आनी चाहिए, आपकी बुनियाद आपका बेयर एक्ट है, ठीक है? आपको पता होगा, पेपर आया, आपको अगर बेयर एक्ट ही नहीं आता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आया है या बेयर एक्ट से क्वेश्चन आया है? इस दफ़ा के जो पेपर 2023 के आए ना, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट से आए, सारे के सारे जजमेंट से आए। उन्हीं को जजमेंट्स को उन्होंने वो बना के दे दिया है प्रीपोज़िशन और बच्चों को पेपर दे दिए। पास्ट पेपर से क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बहुत मुश्किल से रिपीट होते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे एक्ट्स जो हैं, इनमें से फिर भी रिपीट हो जाएँगे। जो हमारे मेन मेजर एक्ट्स हैं, इनमें रिपीट नहीं होते। तो बेयर एक्ट पे आपने फ़ोकस रखना है, बेयर एक्ट पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो फिर पास होना है। बेयर एक्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेयर एक्ट लेंगे, बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, बेयर एक्ट को रीज़निंग हर चीज़ है, अच्छा पढ़ा, उसको समझा, उसपे क्वेश्चन मार्क लगाएँ जो चीज़ समझ नहीं आई, फिर उसको माइंड में देखें, रिपीट करें, क्या था, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसको सर्च करें। कोई टीचर है आप उससे पूछें, ठीक है?
फिर लेटेस्ट जजमेंट। अब ये जो पेपर थे ना इस दफा वाले, उन बच्चों को ना तो बेरेक ने काम दिया ना उनको नोट्स ने काम दिया, ठीक है। सम टाइम अकेडमीज जो हैं बच्चों को नोट्स दे देती हैं और वो क्या करती है कि आपने ना ऐसे ऐसे आंसर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुडिशरी में नथिंग इज इम्पोर्टेंट, छोटी से छोटी चीज आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में हम देखते हैं वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो 4 लाइनों के थे। जिस तरह अगर हम इस दफा का पेपर देखें तो गार्डियन इन वॉर्ड एक्ट का वो क्वेश्चन आ गया। उसने उसने जुरिस्डिक्शन पूछ ली। जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन सेक्शन 6 जो है वो बहुत छोटा सा था, वो आ गया। अच्छा, आगे अगर हम चलें ऑर्डर राइटिंग में। अब ऑर्डर राइटिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पेपर में। क्यों? क्योंकि जो प्रेपोजिशन है उसका आंसर आपने ऐसे ही लिखना है जैसे एक आप ऑर्डर लिख रहे हैं। आपने पेपर में अपने आप को एज अ जज बना के लिखना है। कैसे लिखते हैं जज ऑर्डर? एक जगह पे एक पार्टी का व्यू, दूसरी जगह पे दूसरी पार्टी का व्यू, तीसरी जगह पे अपनी फाइंडिंग्स। कंप्लीट ऑर्डर भी पेपर में आ जाता है। वो कहेगा ऑर्डर लिखें। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का ऑर्डर लिखें, उसने कह दिया। आपने ऑर्डर को देखा होगा, ऑर्डर को पढ़ा होगा तो आपको ऑर्डर लिखना आएगा ना। आप कोर्ट गए होंगे तो आपने ऑर्डर देखा होगा। अगर आप कोर्ट ही नहीं गए तो आपने ऑर्डर कैसे देखा होगा? आपको नहीं लिखना आएगा। आपको क्या पता कच्चा स्टे क्या होता है? आपको क्या पता कि स्टे जो है वो टिल डिस्पोजल ऑफ सूट जो होता है उसका अलग स्टेटस होता है। आपको क्या पता कि इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो एक्टिव प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने पंजाब का जुडिशियल एग्जाम देना है तो। फिर आ जाते हैं पेपर में इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर हर पेपर में चेक होती है। अगर बच्चे की ग्रामर अच्छी है ना तो एक एक्स्ट्रा एज उसको हासिल है, तो ग्रामर पे अपना फोकस स्ट्रॉन्ग कर लें। फिर राइटिंग। राइटिंग का क्या मतलब है? कीड़े मकोड़े पेपर में मार के आगे रफ सा पेपर कर लिया तो बैड इंप्रेशन। अपनी राइटिंग पे फोकस करें। एक पेन लें और उसी पेन से अपनी प्रैक्टिस भी करें, उसी पेन से आपने पेपर भी करना है, ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पेपर में जरूरी है, ठीक है। जिस बच्चे ने पेपर में 4 सवाल किए, पांचवा सवाल ही नहीं किया तो एग्जामिनर पेपर चेकर तो यही कहेगा ये बच्चा 5 सवाल नहीं कर सका, ये क्या जज बनेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट, पेपर फेल। तो राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अब एक बच्चा है, काफी सारे बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे पूछते हैं कि मैडम आप हमें ये बताएं कि हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें। कुछ कहते हैं हमने सीएसएस किया हुआ है, क्या हम 3 मंथ्स में प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू स्टार्ट प्रिपरेशन टू प्रिपेयर एनी एग्जाम फॉर एनी एग्जाम। तो वहां पे आप देखें कि जुडिशियल एग्जाम में कुछ नया नहीं है। एलएलबी में हमने ये सब कुछ पढ़ा, फिर हमने गैट टेस्ट दिया, सब कुछ पढ़ा। 2018 के बाद से हर एस्पिरेंट ने गैट टेस्ट तो दिया होगा, तो गैट टेस्ट में भी हमने ये बुक्स दोबारा पढ़ी। एलएलबी में एक दफा पढ़ी थी। उसके बाद प्रैक्टिस जो लोग करते हैं वो इनसे कहीं ना कहीं इन टच रहते हैं। तो अब हमने क्या करना है? हमने रिवाइज करना है। पेपर को अटेम्प्ट करते हुए याद रखें कि पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपने बिल्कुल वैसा अटेम्प्ट नहीं करना जैसे एलएलबी। एलएलबी में हमने मतलब अगर हमने फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर हम एलएलबी में लिखते थे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने एफआईआर जो है सॉरी एफआईआर जब हो जाएगी तो बंदा जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पेश, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पेश होगा, सेकंड क्लास के पास पेश होगा, थर्ड क्लास के पास पेश होगा, ये हम नहीं लिखते थे अपने एलएलबी लेवल पे। हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिख दिया, हमारा कहानी खत्म, ठीक है। प्रेशर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स नहीं है, लेकिन जो हमारी बुक है उसमें तो है ना। तो जो पेपर चेकर है ना उसने देखना है कि क्या इस बच्चे को पता है कि जुडिशियल थर्ड मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास के पास बंदा बंदा पेश होगा या सेकंड क्लास के पास या फर्स्ट क्लास के पास। क्या इसको पता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है इसको स्पेसिफिकली इम्पावर क्या कर रहा है गवर्नमेंट, तब ये काम कर रहा है। ये चीजें जुडिशियल एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने माइनर एक्ट्स को जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें अपने प्राइम इंपॉर्टेंस में रखें। माइनर एक्ट्स क्यों?
क्योंकि माइनर एक्स 11 है, और अगर 11 एक्स आपने कर लिए तो आपका एक मेंटल स्ट्रेस होता है ना, तो वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा मेरे 11 एक्स हो गए, मेरे से 5 एक्स रह गए, टोटल 16 है, मैं आसानी से कर लूंगा। अब 11 माइनर एक्स आपने एक महीने में कर लिए, पीछे आपके पास 2 महीने बचे, ठीक है, 5 एक्स है। आप इनको या तो डिवाइड कर ले, या आप एक मंथ में इन 5 को कर ले, ठीक है। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर आप इंग्लिश, उर्दू और जीके को साथ साथ लेके चले, ठीक है। इंग्लिश, उर्दू और जीके को डे 1 से स्टार्ट करें, या ये करें फर्स्ट मंथ के लिए इंग्लिश कर लें, सेकंड मंथ के लिए कि मेजर एक्ट के साथ मैं करूंगा उर्दू, और थर्ड में आप जनरल लॉज के साथ आप कह दें, मैं सॉरी, थर्ड जो लास्ट काम का मंथ है जिसमें आप रिमेनिंग मेजर एक्ट्स करें, उसमें आप साथ कह दें कि मैं इसके साथ कर लूंगा अपना जीके। तो प्रिपरेशन करने में आपको पता होना चाहिए कि मैंने ना, आप 3 चीजें मेरे पास, माइनर एक्ट्स हैं, मेजर एक्ट्स हैं और जनरल लॉज हैं। मैंने कैसे इसको डिवाइड करना है, आप ये भी कर सकते हैं, एक मंथ में माइनर एक्ट कर ले, एक में मेजर कर ले, एक में जनरल लॉ कर ले, इट्स अप टू यू। सबसे पहले आपने अपने माइंड में रखना है कि मैंने सिलेबस को 3 मंथ्स में कवर करना है। 3 मंथ्स में कवर क्यों करना है? क्योंकि जब मैं सिलेबस एक दफा बेयर एक्ट पे अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, सिलेबस को कवर कर लूंगा, उसके बाद में जो हूँ इस काबिल होऊंगा कि मैंने ऑर्डर्स को देखना है। आने वाले लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऑर्डर्स को डिटेल में डिस्क्राइब भी कर दूं, या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस भी अपलोड कर दूं। तो आप उसमें देखिएगा कि ऑर्डर जो राइटिंग है ना, ये हमारा सेकंड फेज में आके, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, जब हम रिवीजन में आएंगे, हमने अपने सिलेबस को रिवाइज भी करना है 2 दफा एटलीस्ट। आपने आज ये बात अपने आप को माइंड में रख लें कि आपने आज अपने आप को ये बताना है कि जुडिशियल एग्जाम की एडवर्टीजमेंट के बाद एग्जाम में 1 महीने का टाइम होता है, और वो 1 महीना ऐसे हैphazardly गुजरता है कि रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता। एडवर्टीजमेंट के आने से पहले मैंने अपनी रिवीजन करनी है। लाहौर हाई कोर्ट के सब रजिस्ट्रार के मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के मुताबिक ये जो एग्जाम्स आ रहे हैं ये आएंगे नवंबर या दिसंबर में, 4-5 महीने, यानी कि 3 मंथ्स में मैंने अपना सिलेबस कवर करना है, 1 महीने में मैंने 2 दफा रिवीजन करनी है, फिर मेरी एडवर्टीजमेंट आएगी। फिर एडवर्टीजमेंट के भी रोले होते हैं, 3-4-5 दिन आपको उसकी सारी चीजें जमा करते हुए, फिर एक दिन पोस्ट करने हैं, उसमें गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद आप दोबारा से रिवाइज करेंगे। फिर आपने ये देखना है कि जब आपका सिलेबस कवर होगा तो उसके बाद आप जजमेंट्स में आएंगे, और उसके बाद आप ऑर्डर राइटिंग में आएंगे, एंड दे टू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर इस दफा अगर आप पेपर दे के आपने सिर्फ बेयर एक्ट किया हुआ था, जजमेंट को इग्नोर किया हुआ था, पेपर फेल। पेपर को पास करने के लिए सिविल जज में बन रहे ना, कम मैजिस्ट्रेट, तो मेहनत करनी है। इजीली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं होता। लोग कहते हैं कि सीएसएस से आसान है जुडिशियल एग्जाम, तो सीएसएस से बिल्कुल आसान नहीं है, एक ही जैसे मुश्किल है। सीएसएस में लोगों के पास फिर एकेडमीज होते हैं, यहाँ पे तो बहुत कम एकेडमीज है। सीएसएस में लोग एकेडमीज जाके पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन जुडिशियल एग्जाम में ऐसा भी नहीं है। जुडिशियल एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं की तो फेल। जुडिशियल एग्जाम टोटल प्रैक्टिस है। 2-3 केस आपने अपने हाथों से गुजार लिए ना, तो यू वुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। फिर अपने एवेल्युएट करना, अपने आप को एवेल्युएट कैसे करेंगे? सेल्फ एवेल्युएशन कैसे होती है कि क्वेश्चंस देखे, पास पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखा मैं कैसे करता हूँ, बुक खोली और देखा कि क्या मैंने ठीक किया, क्या इसका आंसर ये हो सकता है, अच्छा नहीं हुआ। क्रॉस लिंक रेफरेंसेस, एक पेपर में अब जैसे सीआरपीसी है उसको आप पीपीसी से रेफरेंस दे सकते हैं, उसको आप सीआरपीसी का जो हाई कोर्ट ऑर्डर्स एंड रूल्स है उसका वॉल्यूम 3 में कुछ होगा उससे, क्योंकि आधा वॉल्यूम 3 तो टोटल सीआरपीसी है ना, तो वहां से उसका रेफरेंस दे सकते हैं। पुलिस ऑर्डर में उसके बारे में कुछ है, वहां से उसको रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छा बनाता है। तो अपने आप को इवेल्युएट आपने खुद करना है। खुद कैसे इवेल्युएट करेंगे? बैठे, पूरे पेपर के एक्ट की तैयारी कर ली, उठाया पास्ट पेपर, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं आया, मीन्स गड़बड़ है कहीं पे, अगेन पढ़ने की जरूरत है, चीजों को अगेन करने की जरूरत है। अपना टाइम टेबल खुद बनाए, अपने आप को देख के। अगर आपके पास सिर्फ ये 4 महीने, अगर आपने अभी 4 महीने बाद नवंबर दिसंबर में पेपर देने, तो आपने क्या करना है, 6 to 8 आवर्स डेली का टाइम टेबल बनाए।
इसमें आपने माइनर एक्ट्स को करना है, आपने साथ एक जनरल लॉ का सब्जेक्ट लें, एक माइनर एक्ट लें, कंप्लीट करें माइनर एक्ट को 1 महीने में, फिर मेजर की तरफ आएँ। चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे? मेहनत करके। मेहनत आज की मेहनत कल के जज हैं आप, ठीक है? किसी चीज़ को ईज़ी नहीं समझना, जुडिशियल एग्ज़ाम में हर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए लीस्ट इम्पोर्टेंट है। जुडिशियल एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ कोई गेस नहीं कर सकता। कोई जो बहुत बहुत कहे ना कि नहीं ये आप कर लें, आपका पास हो जाएगा, ये आप कर लें, आपका पास नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई अकेडमी आपको ये कहते हैं ना आप ये 10 सवाल कर लें, आपके पेपर पास, नहीं, आप कभी पास नहीं हो सकते। जब तक कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है, जब तक कि आप चीज़ों को समझ के नहीं कर रहे, जब तक कि आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है बेयर एक्ट पे, जब तक कि आपने प्रेसिडेंट्स को नहीं देखा, ठीक है? पंजाब का जुडिशियल एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अकेडमीज़ जाना और जाके पढ़ के और सारी चीज़ों का याद करके आपकी कहीं पेपर पास हो जाएगा, नहीं। पेपर में क्वेश्चंस अभी क्वेश्चन अगर पेपर उठा लें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में जिसमें ये था कि आप आप जो एग्रीमेंट टू सेल आपका हुआ दूसरी पार्टी से और उसमें जो आपका आपने कंसिडरेशन लिखी, वो आप कैसे पे करेंगे, ठीक है? ये तो आपको पता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में जब भी आप चाहते हैं तो आप कंसिडरेशन जो है जज आपको कहता है आप पे करें तो आप पे करने के पाबंद हैं। अगर आप वो पैसे पे नहीं करे तो आप वीक फुटिंग पे हैं। आपका केस आपके हक में नहीं होगा। जज तो ये कहेगा आप अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहे थे, आप दूसरे को क्या कह सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से देती है। अगर आपके पास टाइम है, आपने अभी-अभी एलएलबी किया है 6 महीने दें और एक्टिव प्रैक्टिस करें, तो आपका जुडिशियल एग्ज़ाम आपके लिए आसान होगा। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपके पास अगर आपका कोई फ्रेंड शायद एलएलबी में आपके बहुत से दोस्त होंगे जो प्रैक्टिस कर रहा है, उससे फाइल्स मँगवाएँ। फाइल्स कम उसको कहें मुझे कंप्लीट फाइल दो। मुझे 2 केसेस सिविल के कंप्लीट फाइल दो, 2 केसेस क्रिमिनल के कंप्लीट फाइल दो, 2 केसेस मुझे फैमिली के दो, 2 मुझे गार्डियन के दो, फिर उसको कंप्लीट स्टडी करें। फिर उसको देखें, फिर उसका दिमाग खाएँ, फिर उससे पूछें कि यार तुम लोग नोटिसेस कैसे कराते हो? ठीक है? तो हमारे यहाँ क्या होता है कि नोटिस कराने के लिए हमने क्लर्क रखा होता है। हम प्लान बनाते हैं और हम जाके फाइल जो है क्लर्क को दे देते हैं, जाओ इसके साथ चीज़ें लगा के फाइल कराओ। नहीं, खुद-खुद, हर चीज़ खुद-खुद करेंगे, अपने हाथों से निकालेंगे ना चीज़, वो कभी भी आपको नहीं भूलेगी। पेपर पास करना, जुडिशियल एग्ज़ाम पास करना ईज़ी है अगर हम कंसिस्टेंसी रखें, अगर हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, ठीक है? हर चीज़ को सही तरीके से लेके चलें, अपने आप के साथ सिंसियर हों, तो हम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।